बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जियो सुपर के तमाम नाज़रीन खुशामदीद। आप देख रहे हैं बोले क्या बात है, और आपका शो है। और जैसे मैं हमेशा अनाउंस करता हूं कि आज भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल इन कर सकते हैं। और आज भी हमारा टॉपिक क्रिकेट है, और उस पर आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से, हमारे गेस्ट से जो है सवाल कर सकते हैं। और इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप कॉल करें 0213227147 पर, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और जो है आगे कर सकते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं आप। क्रिकेट जो है आज हमारा डिस्कशन पॉइंट होगा, और उसकी वजह यह है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्रिकेट में जो इस वक्त भी हो रही है। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान टीम का कोई कमिटमेंट्स नहीं है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स नहीं है, ना डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, लेकिन क्रिकेट में कुछ ना कुछ होता रहता है। आज चीफ पैटर्न की तरफ से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है अनाउंसमेंट हो गई। सैयद अब्दाल हैदर साहब हैं, पुराने शरीयत कोर्ट के जज हैं। उनको जो है ये काम सौंपा गया है कि अगस्त में वो जो है पीसीबी के चेयरमैन के पोजीशन के इलेक्शंस करवाएंगे और नया चेयरमैन इलेक्ट होंगे। यानी कि 31 जुलाई का जो एंड होगा वो शहरियार खान का आखिरी दिन होगा पीसीबी में। और फिर 1 अगस्त से लेकर तो 11 अगस्त के दरमियान जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा नए चेयरमैन के इलेक्शन का। उसके अलावा इंज़माम उल हक साहब चीफ सेलेक्टर है, उनके कुछ बयान आता है, उस पर भी हम बात करेंगे। विमेंस टीम का क्या हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। और हमने इनवाइट आज किया है हमारे स्टूडियो में या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनको रेगुलर देखते हैं जियो न्यूज़ पे स्कोर प्रोग्राम में। उनके साथ पाकिस्तान के टेस्ट लेग स्पिनर दानिश कनेरिया है, और आखिर में हमारे रेगुलर एनालिस्ट और इंटरनेशनल प्लेयर गुलाम अली। आप तीनों हजरात को जो है बोले क्या बात है, खुश आमदीद। और या आप तो आज लग रहा है जैसे किसी मतलब तैयारी में है, मतलब क्या हुकूमत में जाने की तैयारी है, क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है मैं जहाँ पर आपको भी लोगों ने कुछ कहा है कि कुछ होने वाला है। मैं जहाँ पर हूँ वहीद खान साहब, अल्लाह का शुक्र है और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ को। और आप तो एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे एंजॉय। जहाँ तक आपने सियासत में जाने की बात की, देखें सियासत का जो मैंने लफ्ज़ी माने पड़े हैं उसका मतलब है लोगों की खिदमत। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि हमारे सियासतदान लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वो तो जो मिल रहा है पकड़ रहे हैं, और माजरत के साथ जो करना चाहिए लोगों के साथ वो हो नहीं रहा। इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहिए, इस मुल्क के लोगों की किस्मत बदलने के लिए बाहर निकलना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे सियासतदान ऐसा लगता है कि वोट लेने के लिए बाहर निकलते हैं, लोगों के लिए जो है ऐसा कुछ हो नहीं रहा। लेकिन क्रिकेट में तो तरक्की हो रही है, क्रिकेट में भी बहुत माजरत के साथ। मैंने आज आपका शो बड़ा एंजॉय किया। पहले 15 मिनट मैंने इस तरह एंजॉय किया कि ऐसा लग रहा था कि पहले 15 ओवर में जो है बॉलर्स बेबस हैं, और जिस तरह ओवल में बैटिंग की थी फ़खर जमान और अजहर अली ने, रियली मैंने बहुत एंजॉय किया। और वो बयान पढ़ के थोड़ा सा सुबह मैं भी सरप्राइज़ हुआ था। उसके लिए शायद मैं यही कहूँगा कि आपके एडवाइज़र बहुत अच्छे होने चाहिए जो आपको मशवरा देते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इंज़माम उल हक साहब ने जो बातें की, बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, आपकी बात को दोहराऊंगा, 120 टेस्ट मैच खेलने वाले, 378 वनडे इंटरनेशनल, 1 T20 खेलने वाले अगर इस तरह की बातें करेंगे तो मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था। लेकिन जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मिनी वर्ल्ड कप का क्रेडिट ये क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ले रही है, बहुत इंतहाई माजरत के साथ। इस सिलेक्शन कमेटी ने जिस उमर अकमल को सेलेक्ट किया वो तो मिकी आर्थर ने बाहर भेज दिया एक फिटनेस टेस्ट के ऊपर। इस सिलेक्शन कमेटी ने जिस हारिस सोहेल को घर से भेजा वो तो बगैर खेले वापस आ गए। इस सिलेक्शन कमेटी ने जो क्रेडिट ले रही है फ़हीम अशरफ का, उन्होंने तो परफॉर्म ही नहीं किया पूरे टूर्नामेंट में, एक मैच वो खेले। ये 15 प्लेयर तो पूरे सिलेक्शन, देखिए 15 प्लेयर की आप बात कर रहे हैं वहीद खान साहब, तो बात दरअसल ये है कि ये सिलेक्शन कमेटी 19.5 लाख रुपए महीना ले रही है, और 19.5 लाख रुपए महीना लेने के बाद भी एक कामयाबी के ऊपर ये सीने ठोकेंगे, ये जो है डबल जो है वो धमाल करेंगे कि जी हमने कमाल कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। इनका काम ही यही है कि ये 19.5 लाख रुपए जिस चीज़ के ले रहे हैं, इनका काम ही यही है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी टीम सेलेक्ट करें। हाईलाइट करूंगा कि हम पैसों पर बड़ा जोर देते हैं यहाँ पर। 19.5 लाख का आपने मेंशन किया, लेकिन अगर अभी भी अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान को दूसरे क्रिकेट बोर्ड से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे सेलेक्टर्स प्लेयर्स वगैरह कुछ भी नहीं ले रहे। आज ही मैं पढ़ रहा था कि रवि शास्त्री जो हेड कोच मुकर्रर हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम के, वो पर एनम 8 करोड़ रुपया उनको पे किया जा रहा है। देखिए वहीद खान साहब, आपको अपने देखिए वहीद खान साहब, आपको अपने आप को इंडियन क्रिकेट बोर्ड से इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को अगर आप अपने आप से कंपेयर करेंगे, टीवी चैनल उनका अपना है, टीवी राइट्स उनके अपने हैं, उनका क्रिकेट बोर्ड अपने मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट कराता है, उनका क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से सबसे ज्यादा पैसे लेता है, उनका क्रिकेट बोर्ड जो आईपीएल, ये दो चीज़ें, इंटरनेशनल क्रिकेट वो कराते हैं, ठीक है, उनको ये एज है। दूसरी बात रही कि
इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने से हमें फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हम भी बेचते हैं, हमारी भी लीग है, जिस तरह उनकी लीग है हम भी अपनी लीग चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, उनकी मार्केट बड़ी है, लेकिन डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे जो यहाँ पर जो पैसे मिलते हैं और जो दूसरे मुल्कों में दिए जा रहे नहीं, हैं, बहुत मिलते हैं, ये भी बहुत मिलते हैं वहीद खान साहब, ये भी बहुत हैं। आप समझते हैं ये भी जितने बहुत है। पैसे मिल रहे हैं ये भी बहुत हैं। पाकिस्तान के हवाले से ये भी बहुत पैसे हैं। पराडो गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, जितने पैसे मिल रहे हैं उनमें ये बहुत खुश हैं। और आप क्या चाहते हैं इनको, मेरा मतलब है सोने में तोल दिया जाए, क्या किया जाए वहीद खान साहब? मतलब इतना दे नहीं, सकते हैं बिल्कुल। जितना है वो ठीक है। लेकिन अगर आप इंडियन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जितनी आप रवि शास्त्री की बात कर रहे हैं कि साल के उनको 60 करोड़ रुपए, उसके बावजूद 8 आप देखें वो 8 किस घर में जाकर वो रहते हैं। वहाँ पर कंपटीशन, अभी हाल ही में दानिश कनेरी इंडिया से वापस आए, कितना कंपटीशन है वहाँ पर। आपको मुंबई में जो है एक फ्लैट खरीदने के इंडिया से लिए, वापस आए? आप इंडिया गए थे? नहीं, मैं अपना इधर ही था, लोकली गया हुआ था। नहीं, जिस तरह या वही बात कर रहे हैं और जिस तरह की सिचुएशन है, देखें कंपैरेटिवली जो पाकिस्तान की अगर हम करेंसी की बात करें और जितने यहाँ पैसे मिलते हैं, नो डाउट हम उतने पैसे नहीं दे सकते जितने इंडियन बोर्ड देता है। अभी इंडियन बोर्ड में भी एक मसला आया था कि सौरव गांगुली इज द हेड, उसने हेड किया था, उसने अपॉइंट किया था द्रविड़ को और जहीर खान को, लेकिन उनको मना कर दिया गया। फिर रवि शास्त्री को जहीर लेके को तो वापस ले आया बॉलिंग कंसल्टेंट, और द्रविड़ हिमसेल्फ सेड ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन द ए टीम एंड लेकिन अपना जिस तरह से यहाँ के मामलात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, शुरू से आप देखते आ रहे कि देखिए जब पाकिस्तान टीम जीती तो पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया, लेकिन उसके साथ वक्त के साथ साथ आपको पता है कि इंजी भाई एक बहुत बड़ा नाम, सिलेक्शन कमेटी उनको कोई भी नहीं वो कर रहा था, सिलेक्शन कमेटी को कोई भी नहीं याद कर रहा था। इवन के वहाँ पर भी जब पाकिस्तान टीम जीती इंग्लैंड में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर कहीं भी सिलेक्शन कमेटी का जिक्र नहीं हुआ और किसी प्लेयर्स ने भी इस तरीके से कोई वो नहीं दी, अप्रिशिएशन दी एक आध प्लेयर को इस तरह। तो जहाँ अगर सिलेक्शन कमेटी भी अगर दाद मांग रही है तो मेरे नहीं ख्याल से इसमें कोई हर्ज है, अगर वो भी वो अपना जो है कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी से दानिश हम कम से कम ये तो उम्मीद रखेंगे, इस क्या जो भी सिलेक्शन कमेटी, उससे हम कम से कम ये तो उम्मीद रख सकते हैं ना कि ये जो भी अपने डिसीजंस ले, फेयर डिसीजंस ले और डिजर्विंग लड़कों को इग्नोर ना करें। ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये मेन चीज़ है। देखिए सिलेक्शन कमेटी का काम है जो लड़के परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में परफॉर्म, मेन आपको क्राइटेरिया बनाना चाहिए डोमेस्टिक का। डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है, हाई परफॉर्मर है, टॉप 5 टॉप 10, उनको कंसिडरेशन में लाना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि आपका एक कंपटीशन बढ़ता है। क्योंकि जब नेक्स्ट सीज़न आता है तो जो लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया होता है तो वो देखते हैं कि यार हमने इन्होंने परफॉर्म करके ये इस लाइन में चले गए तो हम भी करेंगे परफॉर्म, तो इस लाइन में आ जाएंगे। अगर वो परफॉर्म करके भी उनका नाम कंसिडरेशन में नहीं आता है या कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं आता है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। इसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी को ज़रूर सोचना भी चाहिए और काम भी करना चाहिए कि जो डिजर्विंग लड़का है। इंजमाम का जो इंटरव्यू आया जंग अखबार में, जो जब मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा तो मुझे तो गुलाम अली कहीं से भी ये फील नहीं आई कि उनको इस चीज़ का एहसास भी है कि हाँ जी हमसे भी गलती हो सकती है, हमने कुछ गलतियाँ कर दी है। वो तो एडमेंट है, वो कहते हैं जी मैं बिल्कुल हमने सही 35 प्लेयर्स सेलेक्ट किए सेंट्रल कॉन्टेस्ट के लिए। वो कहते हैं जी उनका जुमला था कि क्रिटिक्स जिस तरह से शोर मचा रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है जैसे हमने कोई जावेद मियाद को जो है सेंट्रल कॉन्टेस्ट से ड्रॉप कर दिया। तो ये अप्रोच सही है क्या? सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट में नाइंसाफ़ी नहीं हुई किसी के साथ या गलत प्लेयर्स नहीं है सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट में? इंजमाम उल हक नो डाउट बहुत रेस्पेक्टेबल पाकिस्तान के कप्तान बैट्समैन, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि रही सिलेक्शन की बात या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात, देखें ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्लेयर्स सेलेक्ट होते हैं। कोई सी भी सिलेक्शन कमेटी आएगी, अगर 16 सेलेक्ट करना है, 15 सेलेक्ट करने हैं, उसमें 12-13 ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं। इशू कहाँ आता है, आपका टेस्ट कहाँ होता है जहाँ 2-3 प्लेयर आपने सेलेक्ट करने होते हैं। इंजमाम उल हक की ये बात जो कि बहुत ही इंसल्टिंग है जो आप बता रहे हैं, मैंने ठंडा गर्म में भी देखा कि जैसे हमने जावेद मियाद को ड्रॉप कर दिया। सॉरी टू से, जावेद भाई तो खैर जैसा प्लेयर पाकिस्तान में खैर आए नहीं है क्योंकि जावेद भाई ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्व किया है। लेकिन अगर आप फवाद आलम की बात करें परफॉर्मेंस की, तो जावेद मियाद आज से डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं आगे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं जावेद मियाद को ड्रॉप कर दिया, अगर हो सकता है फवाद आलम को मौके प्रॉपर मिलते तो आज पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम होता है फवाद आलम। इसमें आप नहीं जज कर सकते क्योंकि जहाँ पे भी उन्होंने क्रिकेट खेली है वहाँ पे उन्होंने प्रूव किया है। शहरियार साहब के खुद के अल्फाज थे कि हमें फवाद जैसा फाइटर प्लेयर चाहिए। जब उसने बांग्लादेश में, श्रीलंका में वनडे मैचेस में अकेले 6ठे नंबर पे आके 100 करके मैच को कहाँ से कहाँ ले गया। शायद इंजमाम साहब उस वक्त मुल्क में नहीं थे, उन्होंने वही निगाहें नहीं देखी उसकी। या फवाद ने 100 तो नहीं किया, जी किया बांग्लादेश में 100 किया और 80 कुछ करके श्रीलंका में मैच जिताया था शुएब मकसूद के साथ।
इवन बांग्लादेश में 2 इनिंग उसने बड़ी ज़बरदस्त खेली थी। तो हाँ, वनडे में 100 है उसका। हाँ, और टेस्ट का तो खैर डेब्यू पे 100। फिर उसके बाद आपको अगर याद हो तो इंग्लैंड जब टीम सेलेक्ट हुई है टेस्ट क्रिकेट के लिए, उससे पहले की जो सिलेक्शन कमेटी थी, हारून रशीद साहब, उन्होंने कहा था कि मिसबाह-उल हक और यूनुस खान का बैकअप हम फवाद आलम को रख रहे हैं, अगर आपको याद हो टेस्ट स्क्वाड। ये सिलेक्शन कमेटी आती है और ये बाहर होती है। देखिए, कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग का चक्कर है। हमारे पुराने क्रिकेटर्स के इशूज़ हैं बड़े, हम परफॉर्मर को वैल्यू नहीं देते, जबकि तारीख गवाह है कि नंबर ऑफ प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया है वो डोमेस्टिक के आपके अच्छे परफॉर्मर थे जिन्होंने परफॉर्म किया। इक्का दुक्का कोई अचानक से प्लेयर आया उसने परफॉर्म कर दिया, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन नंबर ऑफ प्लेयर इस वक्त जितने आपके परफॉर्मर नज़र आ रहे हैं। सरफराज के बारे में भी यही इशू थे, लाइकिंग डिसलाइकिंग का चक्कर आ रहा था, ना कप्तान लाइक करते थे, ना कोच लाइक करते थे, ना सिलेक्शन कमेटी इतना प्रेशर ले पाती थी। क्यों? सरफराज इस वक्त डोमेस्टिक का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला विकेट कीपर बैट्समैन था, कीपिंग भी उसकी दूसरों की तरह थी। आप उसको मौका नहीं दे रहे थे। जब आपने प्रॉपर खेलने का मौका मिला तो आज सरफराज कहाँ खड़ा हुआ है। तो आप किसी के बारे में राय कायम नहीं कर सकते किसी परफॉर्मर के बारे में कि जावेद मियादा से बड़ा प्लेयर है या इंजमाम से बड़ा प्लेयर है, जब तक वो खेलेगा नहीं। परफॉर्म जहाँ खेला वहाँ तो उसने अपने आप को प्रूव किया ना कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है। तो जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट मुकम्मल खेलेगा तब आप फैसला करेंगे कि वो कितना बड़ा प्लेयर है कितना बड़ा प्लेयर नहीं है। लेकिन इंजमाम कहते हैं कि हमारी सिलेक्शन कमेटी अभी साल हुआ है, हमें क्यों ब्लेम किया जा रहा है। जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी उन्होंने तो सेलेक्ट ही नहीं किया कभी फवाद को, और 2009 में आखिरी टेस्ट वो खेला तो उनसे क्यों खेला नहीं। आखिरी आप स्क्वाड देख ले, आखिरी स्क्वाड उठा के देख ले, इफ्तिखार आया है फवाद की जगह, अगर आपको याद हो। फवाद आलम इफ्तिखार आया फवाद की जगह इंग्लैंड टूर पे। उससे पहले की सिलेक्शन कमेटी में फवाद आलम 16 के स्क्वाड में था टेस्ट मैचेस में, उठा के देख ले आप। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता लास्ट ईयर, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ये पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में था, यूएई में, जो पाकिस्तान जो यूनुस खान की आखिरी वनडे सीरीज 2015 जो जी बिल्कुल, ये उस 2016 आ गया था उस वक्त 16 जी, ये उसके आखिरी, उसके बाद इनकी सिलेक्शन कमेटी ने उसको आकर ड्रॉप किया। तो ये कह देना कि जी फवाद आलम को हमने नहीं, पिछली सिलेक्शन कमेटी ने ड्रॉप किया था। पिछली सिलेक्शन कमेटी ने तो फवाद आलम को टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल किया था, फवाद आलम को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी रखा था। और आपको अपनी बातें याद होनी चाहिए, आज आपने बयान दिया है लेकिन आप ही थे जब आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि वाई आप फवाद आलम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10,000 रन पर मौका नहीं दे रहे टेस्ट क्रिकेट में। तो जवाब ये था, फवाद आलम की सलाहियत पर, फवाद आलम की बैटिंग परफॉर्मेंस पर, एबिलिटी पर हमें कोई डाउट नहीं है, बट यूनुस खान और मिसबाह-उल हक के होते हुए हमें नहीं लगता कि हम फवाद आलम को टीम में लें तो वो जगह बना पाएंगे। उनको हम ऐसे मौके पर टीम में शामिल करेंगे जब वो 11 का हिस्सा बनेंगे। अब तो ना यूनुस खान है ना मिसबाह-उल हक है, आप रखते हैं ना आप उनको। अब आप ये फरमा रहे हैं कि जी फवाद आलम के साथ हमने ज्यादती नहीं की, ये ज्यादती नहीं है तो क्या है। वहीद खान साहब, फवाद आलम की तो वालदा हयात हैं, खुर्रम मंजूर तो यतीम बच्चा है। बात दरअसल ये है, ये जो क्रिकेट है ना, ये दुनिया में ही सारी चीज़ें रह जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर आप ज्यादती करेंगे तो आप पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे लेकर आएंगे। आज अगर आपको 12 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से मिल रहे हैं। आज अगर लोग आपको इंजमामुल हक कहते हैं तो आप पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से इंजमामुल हक जाने जाते हैं। इमरान खान ने आपको 92 वर्ल्ड कप से पहले सेलेक्ट किया था, आपको कोई नहीं जानता था। आपकी पहली सीरीज इंग्लैंड में आपकी पैथेटिक सीरीज थी, उस टेस्ट सीरीज के बावजूद ऐसा नहीं था ये, टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, इंजमामुल हक की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, इंग्लैंड की सीरीज की बात कर रहा हूं, आप निकाल लीजिएगा। लेकिन इंजमाम इसलिए सेलेक्ट हुआ था क्योंकि इंजमाम ने उस डोमेस्टिक सीजन में कुछ 1500 रन किए थे। डोमेस्टिक चले, आपने बोला ना डोमेस्टिक सीजन में रन किए तो इमरान ने आपको रिस्पेक्ट दिया ना। तो आप जिस प्लेटफॉर्म से, जिस सिस्टम से आए हैं तो आप दूसरों को भी तो रिस्पेक्ट दें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर को हम मौका देंगे, बेचारे का नाम फवाद आलम है, शायद सलमान बट होता तो शायद आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेता, 25 सेंचुरियां, 10,000 फर्स्ट क्लास रन बनाने पे। लेकिन ये पाकिस्तान तो सलमान बट के साथ भी हो रही है। सलमान बट के साथ क्या ज्यादती हो रही है? तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती हो रही है। वहीद खान साहब उसके 2000 उसको कप्तान बना दिया गया। बंदा आपके पिछले काइजन ट्रॉफी फाइनल में सेंचुरीज ईच इनिंग्स करता है, अपनी टीम को टाइटल जिताता है, आप उसको कंसिडर करने को तैयार ही नहीं है। मतलब क्योंकि देखें, वहीद खान साहब गलत रास्ते का इख्तियार किया, सलमान बट तो आर्गुमेंट खत्म हो गया ना। नहीं, आर्गुमेंट खत्म हो गया ना। वो आर्गुमेंट तो उसी वक्त खत्म हो गया जब आपने आमिर को टीम में ले लिया। ठीक है ना, आमिर को ले लिया ना टीम में आपने उसको फर्स्ट क्लास टीम का कप्तान बना के दुनिया को क्या मैसेज दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट को क्या मैसेज दिया है।
आप पाकिस्तान के लिए मैच फिक्स करो, आप मैच फिक्सिंग में अपना नाम लेकर आओ। ये खालिद लतीफ, शर्जील, इनको भी छोड़ दें यार, इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, ये दोबारा 2 साल के बाद पाकिस्तान से खेल जाएंगे। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? एक आदमी ने पाकिस्तान टीम की कप्तानी करते हुए मैच को फिक्स किया, आपने उसको वापडा का कप्तान बना दिया, आपकी वो डोमेस्टिक क्रिकेट की कमेटी में बैठा हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, भाई वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर थे उस वक्त, जफर महमूद साहब, उस वक्त जफर महमूद साहब गवर्निंग बोर्ड के मेंबर थे। जब आपने 3 प्लेयर्स में से एक प्लेयर को जब आपने वापस ले लिया तो फिर आप नहीं कुछ कर सकते ना, फिर या तो आपको एक रूल रखना पड़ेगा सबके लिए या फिर नहीं है रूल, तो खत्म होगी कहानी। मेरा तो आर्गुमेंट ही है, आप अपने करंट कैप्टन को और एक्स कैप्टन को मीटिंग में बुलाकर ये कहते हैं कि आमिर के साथ खेलना है तो ठीक है, नहीं खेलना तो ये बाहर का दरवाजा है। ये रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेटर्स को जो आवाज उठा रहे हैं गलत चीज के खिलाफ, फिर आप कह रहे हैं जी हम उन खिलाड़ियों को छोड़ेंगे नहीं जो स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। 6 महीने हो गए, आज तक ऊंट किसी करवट बैठा नहीं। लेकिन ये देखें, जो आमिर सलमान बट वाला जो केस है वो तो एक ओपन एंड शट केस है, उनको सजा हुई, उन्होंने सजा अपनी पूरी कर ली, खत्म हो गई बात। अब उस पर आप एक आदमी जिन्हें जब सजा पूरी कर ली तो अब आप क्या उस पर करें? आपका कोई रूल तो ऐसा है नहीं, या तो आप रूल बनाए कि जी जो अगर एक आदमी अगर पाया गया उसमें सजा उसको हुई बाहर भी, तो पाकिस्तान में वो नहीं खेलेगा। तो वही खान साहब, कद्दाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, उसके दरवाजे पे लिख देना चाहिए फिक्सिंग करें, सजा पूरी करें, पाकिस्तान क्रिकेट में नौकरी भी मिल जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट के आपके लिए दरवाजे भी खुल जाएंगे। और क्या रहा है क्रिकेट बोर्ड तो पूरा कोशिश कर रहा है, और क्या रहा है क्रिकेट बोर्ड में? जो लोग जस्टिस कयूम रिपोर्ट में थे, आपने उनको लाखों रुपए की नौकरी दे दी है। जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिन्होंने बेचा, दानिश आप खुद लाइव बैंड सर्व कर रहे हैं, अगर एक प्लेयर अपनी सजा पूरी कर लेता है मतलब इस केस में, तो क्या उसको अलाउ नहीं करना चाहिए खेलने के लिए? देखिए वहीद भाई, सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए इसके अंदर कि क्या चीज़ें हैं। अगर आपको सज़ा हुई है और किसके अंदर आप पाए गए हैं, देखिए आप रेड हैंडेडली पकड़ गए। एक तरफ क्या ये कहा जाता है कि हम जो है एग्जाम्पल बनाएंगे, तो आप एग्जाम्पल तो बनाते नहीं हैं, ठीक है ना। जो आपके फेवरेट होते हैं और जिनके थोड़े से लिंक्स होते हैं अपर लेवल पे और कहीं भी, उनकी ताकत से आप बैक डोर से आते हैं और आके आप और आ जाते हैं टीम के अंदर। लेकिन रूल्स तो नहीं बनता ना पाकिस्तान में। रूल्स एंड रेगुलेशंस पे तो वो अपना तो कोई भी नहीं चलता। रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो नहीं करते, उसके बाद जो चीज हम कहते हैं उसको हम फॉलो नहीं करते। अगर किसी ने कुछ किया है, नहीं भाई देखें, आप पे लाइव बैन लगाया, रूल रेगुलेशन ये कहता है कि जी जो होम बोर्ड है, जो बाकी सारे बोर्ड है वो भी फॉलो करेंगे, पीसीबी ने फॉलो किया वो चीज़। वो देखे, अभी आप अगर मेरे पर बात करते हैं तो मैं तो अभी भी चैलेंज करता हूँ ना कि मुझे इन्होंने लाइव बैन लगाया हुआ है तो लाके प्रूफ सामने करते, मैं अपना बैठूंगा भी नहीं कहीं भी और कहीं सामने भी नहीं आऊंगा, प्रूफ तो करे ना। लेकिन इंग्लिश क्रिकेट अगर 3 प्लेयर्स ने अभी 3 प्लेयर थे, देखिए 5 साल सजा, देखिए सजा आपकी हुई, आपने उनको लेके आए, आमिर को आपने वेलकम किया दोनों हाथों से, उसके लिए आईसीसी के अंदर बार बार आपने रिक्वेस्ट की, वहाँ पर रूल्स चेंज हुए, उसकी एक क्लॉज चेंज हुई कि किस तरीके, नहीं वहाँ पर बात चल रही थी, पीसीबी ने कर रहा था बार बार जाके आईसीसी के अंदर जो मीटिंग हो रही थी, उसकी एक कमेटी होती है जिसके अंदर डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, जिसके अंदर ये वो बनते थे अपना जो था क्लॉज बनते, डिसिप्लिन के क्लॉज बनते, उसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी जब जायज़ क्लार्क भी थे वहाँ पे, तो ये चीज़ें बन रही थी, इन्होंने वहाँ अमेंड करवाया, आमिर को लेके आए। अगर आप आमिर को लेके आ गए तो वाई नॉट सलमान बट, वाई नॉट आसिफ, और फिर जो सजाएं मिली है, जो अभी भी जो हो रहा है, ये क्यों हुआ दोबारा, इसका रीज़न बताया ना, ये क्यों हुआ दोबारा कि यार वो 3 लड़के तो आ गए ना दोबारा, उनको तो माफ कर दिया। क्या कनेक्शन है? नहीं, अभी आप जब एक दफ़ा आप वो करते बात करते एग्जाम्पल क्रिएट करने की, 5 साल के बाद दोबारा अंडर 19 20 मार्लन सैमुअल्स वापस नहीं आया? नहीं, मार्लन सैमुअल्स की भी तो सजा हुई थी, सजा, बट ही वाज नॉट क्रिमिनल, ना बट ही वाज डिसिप्लिनरी चार्ज, नॉट क्रिमिनली चार्ज। नहीं, ही डिडंट वेंट टू जेल। एक सेकंड वो जेल तो नहीं गया। एक सेकंड दानिश, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो क्रिमिनल चार्जेस इन पे लगे थे तीनों पे, जिन्होंने जेल टाइम गुजारा है, वो इसलिए गुजारा क्योंकि वो हुआ था केस इंग्लिश सॉइल पे, इंग्लिश सॉइल के जो लॉज थे उसके तहत फ्रॉड और चीटिंग के केस में उनको वो हुआ। लेकिन मार्लन सैमुअल्स को भी फिक्सिंग पे हुआ था, ठीक है, वो भी वापस आए खेलने के लिए। अब अगर एक बंदा सजा अपनी पूरी करता है तो आप उसको कैसे मतलब रोक सकते हैं कि जी आप ना खेले, या तो फिर आप रूल बनाए, रूल बनाए, वही मैं कह रहा हूँ भाई कि रूल बनाए। अभी तो ऐसा कोई रूल नहीं है, 2 साल का बैन लगा था, तभी तो ऐसा कोई जो रूल नहीं है ना। उसके ऊपर चार्जेस लगे थे कि उसके साथ बुकीज के साथ राब्ते में था और उसने इन्फॉर्मेशन दी थी और गिफ्ट्स वगैरह लिए थे, यही था उसके खिलाफ, और कोई प्रूव नहीं था। पूरे टेलीफोन कन्वर्सेशन टेप हुई थी, ठीक है, वो था उसका 2 साल का लगा। फिर उसके बाद इन 3 लड़कों का आपने इनको 5 साल की या 6 साल 10 साल जितनी भी सजा थी, लेकिन उसके बाद आप लेके आए, लेकिन लेके आने के बाद
तीनों लड़कों के लिए डिफरेंट रूल्स बन गए ना। आमिर के लिए अलग बन गया, सलमान के लिए अलग बन गया, आसिफ के लिए अलग बन गया। अगर आप रूल बनाते तो तीनों के लिए एक ही रूल बनाया। अभी सलमान बट का है कि सलमान बट का वो जाता है नाम तो उसको अप्रूवल नहीं मिलती आईसीसी की तरफ से कि उसको कहते हैं कि नहीं, आईसीसी कोई इशू नहीं उसका, भाई पीसीबी वाले ही जो है मतलब तो डबल क्यों माइंडेड क्यों तो फिर अब देखिए ना, ये एक चीज है कि जो क्लियर करनी चाहिए ना कि वो लड़कों को भी यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए सबके लिए। बिल्कुल सबके लिए एक रूल गुलाम होना अली, चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मतलब ये जो अब एक बहस शुरू हो गई है इस इशू के ऊपर, तो मतलब अगर लड़कों ने सजा पूरी कर ली तो फिर आप फेवर कैसे, नहीं करें ना, मतलब किसी को morally फेवर ना कैसे करें। आप किसी को रोक सकते हैं? नहीं, सैकड़ों प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं इस टॉपिक पे, और देखें बात ये है कि जब आप डिफरेंट प्लेयर्स के लिए, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट सॉफ्ट कॉर्नर, किसी के लिए हार्ड रखेंगे, तो वहाँ पे एक माशरे में जो ना जिसे कहते हैं इस्तिराब फैलता है, लोगों में इनसिक्योरिटी फैलती है कि मेरे अगर कोई पीछे तगड़ा होगा तो मैं बच जाऊँगा और मैं ही कर जाता हूँ, ठीक है ना। तो आपको मैसेज ये देना है कि चाहे कोई भी हो, देखिए जो अच्छी कौमें आगे बढ़ती हैं उसमें ये होता है कि कोई भी हो सबके लिए कानून एक जैसा है, सबके लिए। अगर एक ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस टॉपिक की बहुत बात हो चुकी है, तो आपको देखें जो पीछे गुजर गया, ठीक है। अब आज से आप रूल सेट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करें। लेकिन चूंकि मैं आपको बता दूं, इनके लिए बड़ा मुश्किल है इस बोर्ड के लिए, क्योंकि इसी बोर्ड के दौरान सारी चीज़ें हुई हैं। आमिर का वापस आना, दूसरे लड़कों का मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होना, मैच फिक्सिंग नहीं, स्पॉट फिक्सिंग, वो स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व होना, कुछ प्लेयर्स का बाहर रहना सज़ा पूरी होने के बाद, इसी पीरियड में हुआ है। तो ये बोर्ड नहीं कर सकता। अब कोई नया बोर्ड आएगा तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ बनाने पड़ेंगे कि हमने आगे चलना कैसे है। तो ये अगर बोर्ड बनाने जाएगा तो इन पे उंगलियां खड़ी होंगी और इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, हो सकता है ना कर सके जिस तरह चल रहा है। क्या प्रेशर बिल्ड होगा? अगर ये बोर्ड, अब वैसे भी नया चेयरमैन आना है आपको अगस्त में, अगर एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठ के एक डिसीजन लेते हैं कि जी हमारा एंटी करप्शन जो कोड है उसको हम थोड़ा सा रेटिफाई कर रहे हैं, और अब हमने डिसाइड कर लिया है कि इन फ्यूचर कोई लड़का भी अगर पाया गया इसके अंदर गिल्टी तो सीधा हम उस पर लाइफ बैन लगा देंगे और वो कभी क्रिकेट नहीं खेल सकेगा। चलिए वक्त आने वाला है, नई गवर्नमेंट बोर्ड आ रहे हैं, नए चेयरमैन बनेंगे, उस दिन से स्टार्ट कर लें आप कि आपने पॉलिसी बना ले, भाई हमने इस मामले को किस तरह लेकर के चलना है, किस तरह की पॉलिसी बननी है, लेकिन फर्म पॉलिसी हो, स्टिक हो उस पर, और कोई भी हो सबके लिए बराबर हो, तब तो कहीं जाकर के चीज़ें आपकी ठीक हो। लेकिन गुलाम अली, कमिंग बैक टू जो बात हो रही थी इंतजाम वाली, जैसे यही ने कहा कि फवाद की जो परफॉर्मेंसेज वो सबके सामने है। हम सिर्फ फवाद की बात नहीं करते, हम और भी डिज़र्विंग जो लड़के रह गए, जैसे खुर्रम ऑल्सो डिज़र्विंग है, और भी लड़के होंगे जो डिज़र्विंग है जो नहीं सेलेक्ट हुए। सदफ हुसैन की बहुत बात होती है। बात ये एक सिंपल सा जो पॉइंट मिस कर रहे हैं लोग, वो ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि फवाद आलम को या खुर्रम मंजूर को या सदफ को या किसी और को, इफ्तिखार को आप मैच खिलाएं। हम सिर्फ इस चीज़ पे हमारा आर्गूमेंट है कि क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप 35 प्लेयर्स को दे रहे हैं तो क्या उसमें ये लड़के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं डिज़र्व करते? देखिए, एक प्लेयर जो कि हम समझते हैं कि जिसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, या लोग समझते हैं उसको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, अगर वो वहाँ भी नहीं जा रहा और फिर उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल रहा, तो फिर तो बहुत इसे नाइंसाफ़ी कहते हैं, जुल्म कहते हैं, ठीक है ना, हक छीनना कहते हैं आप किसी का। तो जब इस तरह की चीज़ें, और उस पर ज़्यादा जो दुख की बात है वो ये है, या तशवीश की बात है वो ये है कि चीफ सेलेक्टर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को। देखिए इंजमाम का, देखें बैट्समैन बहुत बड़े थे, लेकिन आपको उनसे बात करके अंदाज़ा होगा कि उनका विजन, उनके व्यूज़ इतने ज़्यादा मतलब वाज नहीं है। ये आपने क्या बात की गुलाम अली? मैं बता रहा हूँ, बंदा चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के लाया आपको, आप कह रहे विजन। यार मैं हमेशा से, देखिए हमेशा से एक बात करता हूँ, आप लोगों को बुरी लगी थी, आप लोगों को बुरी लगी थी, हमेशा एक बात बुरी नहीं लग रही भाई, आप लोगों को बुरी लगती है, फ्री टू से बैठे हुए थे, मैंने कहा था, सुने हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी तो आपको बता सकते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि सिलेक्शन कमेटी का टीम के हारने या जीतने से ताल्लुक नहीं होता, अच्छी सिलेक्शन और बुरी सिलेक्शन। ये पाकिस्तान है गुलाम अली। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आप अगर कल सिलेक्शन कमेटी में आते हैं, आप ये स्टांस ले सकते हैं पाकिस्तान में, देखें कि सिलेक्शन कमेटी कोई ताल्लुक नहीं हारने जीतने। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको 2 दिन में फारिग कर देंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप बेस्ट क्या हो गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंट्री जहां आप खेलने जा रहे हैं या होम सीरीज खेल रहे हैं, आप अगर अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ अब बेस्ट पॉसिबल टीम सेलेक्ट करते हैं और टीम हार जाती है, तो ब्लेम सिलेक्शन कमेटी में नहीं आना चाहिए, आता है नहीं आना चाहिए, इसलिए आना नहीं चाहिए। जो आपके कंट्री जहां सेलेक्टर्स को इक्वल मीडिया अटेंशन, जो आपके बेस्ट रिसोर्सेज हैं आपने वो सिलेक्ट कर लिया है, और फिर उसके बाद आप हार गए, तो सिलेक्शन कमेटी का क्या कसूर है उसमें? ये तो बड़ा एक सिंपलिस्टिक आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, जो होना चाहिए क्रिकेट में ऐसा नहीं है।
वो फिर बात आती है अगर team ऐसा management होता पे। अगर वो ऐसा आती है होता team गुलाम अली तो एशेज हारने के बाद ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स क्यों फारिग कर दिया गया, मुझे बताया ना आप, उनको भी लगता है आप मुझे उनको क्यों फारिग मुझे किया? दुनिया इंग्लिश का- के मैं इंग्लिश नहीं की देखने जा रहा हूँ क्या है। चेंज हो जाती है। आप इस ऐसा पे नहीं आप होता कुछ भी कर लें। अगर आप बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन की, नो डाउट कि बहुत अच्छी सिलेक्शन हुई थी, ठीक है ना, आपका कामयाबी मिली, वहाँ क्रेडिट देना चाहिए लेकिन आप ये बोले कि जी हार गए, आप अगर कह रहे यही हैं बहुत टीम अच्छी हार जाती। सिलेक्शन हुई क्योंकि जीता पाकिस्तान। नहीं, जीता लेकिन नहीं। अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या सही सिलेक्शन हुई थी? एक कॉम्बिनेशन अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो जिस कंडीशन में आप खेलने जा रहे थे, आपने नए लड़कों पे चांस भी लिया वहाँ पे, ठीक है ना, और कप्तान ने और टीम मैनेजमेंट ने भी उनको मौका दिया, तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन है ना। तो आप ये अगर यही टीम हार जाती तो हम कहते हैं जी सिलेक्शन कमेटी की वजह से हार गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन अगर जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं आपके अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर तो ये selecting काम तो committee- आप और मैं भी कर लेंगे, उसमें ऐसा क्या मसला है? ये काम तो हम भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बेस्ट, जो बेस्ट परफॉर्मर्स है ये तो हम भी निकाल लेते हैं 11 मुश्किल के काम तो पाकिस्तान नहीं से है, खेल मुश्किल काम नहीं तो है। फिर अगर आप एक फार्मूला बना लेते हैं जिसमें एनीवे मैं एक ब्रेक merit ले रहा हूँ maximum- गुलाम अली, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हमें डिस्कशन जारी रहेगी।